Hello dear students, welcome in Pharma classes. After a long time, हम दोबारा से वीडियो ला रहे हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन जो हम डिस्कस करेंगे आज। CISF का कंप्लीट नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी 8 तारीख से। ठीक है, इसका कंप्लीट डिटेल कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में कंप्लीट बताइए क्या सिलेबस रहेगा, तो आज कंप्लीट हम डिस्कसिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट है आपकी फॉर्म की 8/6/2026, यानी कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कल से ही। क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 7/7/2026। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, आज वो हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी आपकी जो इंडियन सिटीजन है, कौन से इंडियन सिटीजन, जो मेल और फीमेल जो इंडियन सिटीजन है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी पैरा मेडिकल की वैकेंसी है, पैरा मेडिकल स्टाफ। ठीक है, पे लेवल आपका कौन सा रहेगा, 5 पे लेवल रहेगा। इन द पे मैट्रिक्स 7 CBC जो आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी 29,200 से और लास्ट तक कहाँ जाएगी आपकी 52,300 रुपये तक आपकी जाएगी। इसके आगे लिखा हुआ है कि इसमें अलाउंसेस, जैसे मैंने आपको लास्ट सैलरी स्लिप दिखाई थी उस टाइम भी बताया था कि अलाउंस कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे DA मिलता है आपको, ठीक है, और बाकी आपका LTC वगैरह बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं आपको, वो आगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका NPS जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम थी, इसके तहत आपकी क्या मिलेगी। ठीक है, NPS मिलेगा, यानी कि जैसे मान लो आप ASI जो फार्मासिस्ट है उसका NPS लगभग 11,000 के आसपास मंथली रहता है, तो कुछ आपके 5,000 के आसपास आपकी सैलरी में करता है, बाकी आपका गवर्नमेंट आती है। ओके, अब आता है सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स में भी अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। जैसे कि आपकी पैरामेडिकल में 3 पोस्ट दी है, एक्सरे टेक्नीशियन की, आपकी लैब टेक्नीशियन, लैब और आपका फार्मासिस्ट। तो तीनों में से आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के लिए या लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन का। ठीक है, आगे है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा इसका। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे फर्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे कुछ समय बाद आपका, यानी कि लगभग विदिन 2 मंथ, यानी कि आपका अगस्त सितंबर में लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, विदिन 2 मंथ सितंबर में लगभग आपका एग्जाम होगा, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। जो एग्जाम होगा उसके बाद जो उसमें पास होंगे उन कैंडिडेट का PhD का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक, आगे बताता हूँ। कुछ लोग बंदों का बहुत मैसेज आया हुआ है, तो उनके बारे में मैं आपको आगे धीरे धीरे पूरा बताऊंगा। इसके लिए सबसे मेन क्या चाहिए आपका, ये आपकी ऑल इंडिया की रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे आपको, इसके एडमिट कार्ड भी आपको इसी साइट से csfrecruitment.csf.go.in से आपके रिक्रूट जो आपका एडमिट कार्ड आएगा इसी साइट से मिलेगा आपको। किसी पोस्टल एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। और 10% जो वैकेंसी है वो आपके किस एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी रहेगी फर्स्ट नेशनल सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए फर्स्ट। उसके लिए आपकी ASI फार्मासिस्ट की 10 वैकेंसी। ठीक है, EWS की 1, OBC की 4 वैकेंसी, SC की 2, ST की 1, टोटल 18 वैकेंसी तो ये होगी। और 2 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की, यानी टोटल फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी होगी 20 वैकेंसी होगी। ASI एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी आपकी UR की। ठीक है, UR की 1 वैकेंसी होगी। ASI लैब टेक्नीशियन इसकी 4 वैकेंसी है। उसके बाद OBC में 1 वैकेंसी है, टोटल इसकी 5 पोस्टें। टोटल ऐसे मिला के आपकी 26 पोस्टें आपकी रहेंगी। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ की 26 पोस्टें रहेंगी। ओके, अब कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, बाकी कुछ लोगों ने फॉर्म, आगे अगला वीडियो आएगा आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए फीचर्स क्या रहेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तभी उसके बाद जब सबमिशन हो जाएगा तो आपका फॉर्म फिलिंग माना जाएगा लास्ट सबमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप्स आपको देखने, सबसे पहले क्या आएगा आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कौन सी साइट पे आएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, वही आपकी csfrecruit.csf.go.in इसी साइट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। आगे इसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स को कि सर एग्जाम किस मोड में होगा। तो इसमें आपका दोनों मोड में हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है आपका और आपका ऑनलाइन भी होगा। ऑफलाइन का मतलब आपका होम सीट पे, ऑनलाइन का मतलब आपका CBT मोड में। ठीक है, दोनों में एग्जाम हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि सर हिंदी में आएगा इंग्लिश में, तो आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा। ठीक है, जो इंग्लिश जैसे हम ऑनलाइन अगर होता है तो इंग्लिश अगर हम सेलेक्ट करते हैं
ठीक है। इंग्लिश अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें नीचे हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है। हर क्वेश्चन को आप दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया था ITBT का, तो उसमें जो उसमें उस स्टूडेंट ने भी पेपर को दोनों लैंग्वेज में देखा। जो क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा वो हिंदी में देख सकता है, जो हिंदी में समझ नहीं आ रहा वो इंग्लिश में देख सकता है। जो इस एग्जाम को पास करेगा, ठीक है, उसका BST होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, और आपका BBA टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें दो चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा सर, इसमें ये दो मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। फर्स्ट है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें अगर कोई बंदा फेल होता है ना, यानी फेल का मतलब इसमें जो किसी को डाउट आता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू कमेटी बनती है, रिव्यू मेडिकल एग्जाम, उसके दोबारा से फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर उसको चेक किया जाता है स्टूडेंट को कि वो ठीक है नहीं है, ठीक है, जो भी उसके बाद उसका देखा जाता है। अगर वो फिट है तो उसको फिट किया जाता है, फिट है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। ओके, आगे इसके बाद है आपका पोस्ट। ये आपका देखो प्योरली टेम्परेरी। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है सर ये टेम्परेरी पोस्ट है क्या? नहीं, ये टेम्परेरी पोस्ट नहीं है। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस प्रोबेशन पीरियड में जैसे आप 2 साल अच्छी अगर आप सर्विस करते हैं तो उसके बाद फिर आपको क्या कर दिया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता है। अगर इस 2 साल में आपकी सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, तो आपको बाहर भी कर दिया जाता है। इसलिए आपकी जब आप वहाँ नौकरी कर लेंगे, जो लोग लगेंगे, तो उनको जब वहाँ पे जब कराया जाएगा तो उसका शुरुआत में टेम्परेरी लिखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स वो आपको पक्का करते हैं, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको परमानेंट किया जाता है। इसमें आगे लिखा हुआ अगला कि जो ये आपकी वैकेंसी है, ये इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी? तो इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकती है आपकी, ठीक है, और देश के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है कोई ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशनल ड्यूटी में, और आपको देश में कहीं भी भेजा जा सकता है। वैसे क्या होता है आपका 3 साल में ट्रांसफर होता है, हर 3 साल में ट्रांसफर होता है। वो आप चॉइस करवाई जाएंगी, आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, उस हिसाब से आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। हर 3 साल में आपका ट्रांसफर आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, चल हम जैसे ये करेंगे तो उसके बाद क्या रहेगा? तो उसके बाद जैसे आपने टेस्ट पास कर लिया, जिन स्टूडेंट का टेस्ट पास कितने स्टूडेंट करेंगे? लगभग 100 स्टूडेंट्स। वैकेंसी कितनी फार्मासिस्ट की? 20। टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी? 25, यानी कि इसके 5 गुना, यानी कि 125 स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे, ठीक है। किसके लिए पास किए जाएंगे? PhD के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और आपके ये जो BBAT टेस्ट इसके लिए, और आपके मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। 5 टाइम्स कैंडिडेट्स आपको इस जो वैकेंसी है उसको पास किए जाएंगे, यानी कि आपके 1000-2000 करेंगे, ओनली 125 स्टूडेंट पास होंगे आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये जो आपकी लिस्ट आएगी जो 125 लोगों की, वो किस साइट पे मिलेगी? ये लिस्ट भी आपको इसी साइट पे मिलेगी, आपके csfrecruit.csf.go.in पे, ठीक है। आफ्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, आपका CPT हो जाएगा, आप लोगों ने पास किया, PhD पास किया, डॉक्यूमेंटेशन में आप पास हो गए, BBAT पास हो गए, मेडिकल में पास हो गए, फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी? फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, तो उस लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो कैंडिडेट आपका पास माना जाएगा, यानी कि उसका जो आगे आपका नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। एज की बात आती है, एज कितनी रहेगी? 18 से 28 साल की आपकी एज रहेगी फार्मासिस्ट के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए। ये एज कब से काउंट की जाएगी? ये एज आपकी फॉर्म जिस दिन बंद होंगे, यानी कि 7 जुलाई के दिन आपकी ये डेट उस दिन से काउंट की जाएगी। उस दिन आप 28 साल के होने चाहिए, 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। किन के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी को? SC और ST के लिए। जिस कैंडिडेट के पास ST SC सर्टिफिकेट होगा उसी कैंडिडेट को ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप जाएंगे एज रिलैक्सेशन लेने के लिए तो उस टाइम आपका डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आपकी ये चेक की जाएगी ST SC सर्टिफिकेट। अगर किसी ने OBC से आपका लिया है 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो उस कैंडिडेट की DV के टाइम पे चेक किया जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को वहाँ पे डाउट आता है, बहुत बार भी किए जाते हैं, अगर आपकी जो परफॉर्मा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उस परफॉर्मा में आपका ST SC सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही आपका कैंडिडेट मान्य होगा। अगर दूसरे फॉर्मेट में बना हुआ है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपका बनवा लीजिए, फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले की डेट देखी जाएगी उसमें। यानी कि आपका पिछले साल का बना हुआ है तो बहुत लोगों का वहाँ पे जाके रहता है कि ये माना जाएगा आपका अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से आपका, ठीक है, 7/7
2026 के बीच आपकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बनी हुई होनी चाहिए न्यू। ठीक है, 1 अप्रैल से और आपकी 7/7/26 के बीच की होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे कि सर मेरी 30 मार्च की बनी हुई है, तो वो आपकी वहाँ पे मान्य नहीं होगी। 30 मार्च वाले स्टूडेंट को वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ये आपकी 1 जनवरी आप बोलेंगे सर मेरी इसी साल की बनी हुई है, नहीं, आपका सेशन शुरू होता है अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से आपका शुरू होता है, 1 अप्रैल से आपकी मान्य होगी। तो जिन कैंडिडेट्स के पास अगर आपकी न्यू ओबीसी या SC SC सर्टिफिकेट नहीं है तो अपनी अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए फॉर्म क्लोजिंग की डेट से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो आपके एक्स सर्विसमैन वाली वेटरन एक्स सर्विसमैन के लिए है तो उसमें 40 साल और एज रिलैक्सेशन करके 45 ईयर्स तक माना जाएगा। ठीक है, कौन से कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? तो वो कैंडिडेट जिनकी एक शादी हो रखी है, ठीक है, एक जिंदा पत्नी है और उसने दूसरी शादी करी, उस कैंडिडेट्स को नहीं माना जाएगा। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर मैंने बी फॉर्म किया है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो कैंडिडेट्स आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर मेरे पास मैथ था 12th में, तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी ग्रांटेड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि आपकी जो कॉलेज है उसके पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कॉलेज चलाने की परमिशन होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल, आपकी नाम मैथ देखी जाएगी 12th की। ठीक है, उसमें आपके लिए बी फार्मा हो या डी फार्मा, और कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे आपके लिए। अगला आपका ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें भी वही आपका 10+2 पास होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें एक्सरे टेक्नीशियन में। ऐसे ही आपका लैब टेक्नीशियन के लिए 10+12 आपके पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट के पास ये आपकी एजुकेशन होगी वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो भी स्टेट बोर्ड ये 10+2 है, ये आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोर्ड होगा वो सब मान्य होगा इसके लिए। ठीक है, अब आता है PhD। कुछ बच्चों को इसमें बहुत डाउट आ रहा था सर रेस होगी कि नहीं होगी। कुछ बच्चों का पूछना था कि सर इसमें रेस होगी, तो इसमें आपकी रेस वगैरह नहीं होगी। ओनली आपका क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आप देख लीजिए EWS SC OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, कौन से कैंडिडेट हैं? एक्सेप्ट बी, यानी कि जो नीचे अभी ये बताऊंगा। तो इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 80, मिनिमम 80। अब कुछ डाउट आ रहा था सिर्फ 85 क्या है, तो आपको जब छातियाँ फुला के दिखेंगे वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंडेबल के साथ, यानी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। 5 सेंटीमीटर मिनिमम। कुछ लोगों का क्या होता है 80 जैसे आ गई, बट उनकी फिर 85 करनी होती है, तो पहले अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, टिप्स वगैरह लगा के अपनी प्रैक्टिस करिए। इसको 85 तक आपको वहाँ फुला के चेक करेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर का। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मेरी वैसे 85 है, तो मैं क्या बताऊँगा? नहीं, आपकी चाहे 90 हो, बट आपको 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए? एक्सटेंशन चाहिए चेस्ट में। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। मान लो किसी की 88 है तो उसमें एक्सटेंशन 93 तक होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, वहीं से बाहर कर दिया जाएगा सीधा। फीमेल्स के लिए क्या हाइट रहेगी? 157 सेंटीमीटर आपकी फीमेल्स के लिए हाइट रहेगी। इससे ज़्यादा हाइट सब में चलेगी। चेस्ट एक्सपेंडेबल फीमेल्स के नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि ये इसमें रिलैक्सेशन कौन कौन सा है? तो किस को है? गढ़वाल को, कुमाऊं को, गोरखा को, डोगरा को। ठीक है, इन सबको, सिक्किमीज को, इन सबको क्या होता है? हाइट में रिलैक्सेशन होता है। 165 सेंटीमीटर की हाइट होती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में हिल स्टेशन के लोगों के लिए रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंडेबल सेम रहेगा इनके लिए। फीमेल्स में भी 2 सेंटीमीटर का आपका रहेगा, 155 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, आसामी जो भी पहाड़ी एरिया से जो भी लोग आते हैं उन सब के लिए रहेगा। बट जो लोग ST से आते हैं उनके लिए थोड़ा और रिलैक्सेशन रहता है। इसमें 162.5 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट में 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल्स के लिए 154 सेंटीमीटर। अब एक बच्चे का मतलब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, अलग अलग डाउट आते हैं, तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आते हैं कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ, सर मैं क्या करूँ? अगर चश्मा आपको लगा हुआ है, अगर आप चश्मे के साथ वहाँ पे जाके मेडिकल टेस्ट में जाते हैं तो आपको सीधा बात कर देंगे। वहाँ पे आपका आई टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस बच्चों का उनको बता देता हूँ, आई टेस्ट किया जाएगा। आई टेस्ट में आपकी 6/6 आइज होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। कलर विजन, कुछ बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आपका ये टेस्ट करवा के देखा जाएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा आपका एक वेट क्या होता है कि सर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, सर मैं क्या करूँ, तो थोड़ा थोड़ा वेट कम कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा वेट दिख रहा है तो आपको सीधा बाहर कर देंगे, थोड़ा बहुत वेट चल जाएगा आपका। जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे 180 सेंटीमीटर हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, इस हिसाब से अगर आप ±5 हैं तो आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 180 के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए था 75 kg, आपका वेट है 100 kg, तो उनको भी बात कर दिया जाएगा। वेट आपका उसके आसपास होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड के आसपास, ±5 चल जाता है, वेट कितना नहीं देखा जाता। आपका मेनली देखा जाएगा हाइट, वो वेट देख लीजिए, उसके बाद आपकी आंखों का देखा जाएगा। ठीक है, चश्मा नहीं होना चाहिए आपको, 6x6 आपकी आंखें चेक की जाएंगी। उसके बाद आपका देखा जाएगा कि फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। नौकनी साफ लिखा हुआ है, नौकनी नहीं होनी चाहिए, दोनों जो घुटने हैं आपके, ठीक है, दोनों घुटने आपस में टच नहीं होने चाहिए। नौकनी फ्लैट फुट, कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है, बट आपके पैर के बीच में क्या होनी चाहिए, इस तरह से खांस रहती है, वो होनी चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा तो आप पैर पे कोई कलर लगा के आप फर्श पे रख के देख लीजिए, कोई प्लेन सरफेस पे, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर एकदम पूरा पैर आ रहा है तो आपको फ्लैट फुट है, अगर थोड़ा बीच में से ऐसे दिख रहा है, खांस नोच जैसा दिख रहा है, तो आपका फ्लैट फुट नहीं है। ठीक है, वेरिकोज वेन कुछ लोग आप देख सकते हैं, दूसरे स्टेप भी करवा सकते हैं, पैरों में इस तरह से ब्लैक 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 नसें दिखेंगी आपको, ऐसी मुड़ी हुई ऐसे। ठीक है, इस तरह से गुच्छा सा दिखता है, वो वेरिकोज वेन है। तो जिस स्टूडेंट के वेरिकोज वेन है वो अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, या तो पहले ही जो भी दिक्कत उसका या तो पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए, या कोई एक्सरसाइज करिए जिससे ठीक हो उसकी। कुछ लोगों की आंखें बहनी होती हैं, यानी दोनों आंखें एक तरफ देखती हैं, उस तरह की आंखें भी आपकी नहीं ली जाएंगी। ठीक है, फुल बॉडी चेकअप होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी चेक की जाएगी। ठीक है, बॉडी हेल्थ, यानी कि मान लो ये सब तो दिक्कत नहीं, बट आप थोड़ी बॉडी आपकी ऐसी है, वीक सी, डल सी, तो उस स्टूडेंट को भी वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ड्यूटी आपकी कैसी है, वर्दी वाली ड्यूटी है। ठीक है, वर्दी की ड्यूटी है, उसमें ऐसे लोगों को वर्दी नहीं दी जाएगी, उसमें आपका एकदम फिट बंदा होना चाहिए, उसी बंदे को वर्दी दी जाएगी। तो ये कुछ लोगों का डाउट है, सर में चश्मा है, तो चश्मे के साथ इंस्ट्रक्शन है कि आपकी 6x6 आंखें होनी चाहिए। जो भी आप एक्सरसाइज करें, जो भी ट्रीटमेंट करें, आप पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले इसको ठीक करवा लीजिए। वेरिकोज वेन है तो उसको ठीक करें, नौकनी है तो उसकी एक्सरसाइज वगैरह करके आप इनको सबको ठीक करें। ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कुछ लोगों का डाउट अलग मैसेज आता है, सर मैंने टैटू बनवा रखे हैं, तो टैटू के लिए कुछ है कि आपका एक तो राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिंग हैंड पे आपका टैटू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे चलेगा, बट वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये लिखा हुआ आपको देख लीजिए। ठीक है, और आपका कोई धार्मिक अगर है सिंबल है या कोई आर्मी का रिलेटेड कुछ भी है, तो मतलब धार्मिक या कोई भी लिखा हुआ है, बट एक तो वो कहाँ नहीं होना चाहिए, आपकी छुपी बॉडी ऑर्गन पे ऐसी जगह एक बड़ी साइज का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टैटू चलेगा, सेलेक्टिंग हैंड जो आपका राइट हैंड है उसमें आपका टैटू नहीं चलेगा, पहले है वाली चीज। ठीक है, ये रहेगा। अब आगे एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन को तो पता ही है, वो तो पहले नौकरी कर चुके हैं, उनको पता है कि सब ऐसे क्या करना होता है। ठीक है, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए फॉर्म फीस आप देखते हैं 100 रुपये फॉर्म फीस है, किसके लिए, EWS, UR और OBC के लिए, लड़कियों के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए, और आपका SC ST के लिए, ESMs के लिए, इनके लिए फॉर्म फीस फ्री रहेगी। ये आप 7 तारीख से पहले फॉर्म फीस जमा करा दीजिए, उसी का फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, उसी का फॉर्म सबमिट माना जाएगा। फीस ओनली ऑनलाइन मोड में ही दी जाएगी, जो आपकी ऑफिशियल साइट है उस साइट से आप फॉर्म फीस भर दीजिए, आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जल्दी ही हम आपको मिलेंगे जो फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो है उसके साथ। तो जिन लोगों को डाउट था वो आपका डाउट क्लियर कर लीजिए, और आपके दोस्तों को अगर कोई डाउट था तो ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो आपस में डाउट में ना रहे, फॉर्म फिलिंग की तैयारी करें और आपके एग्जाम की तैयारी करें। और जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दिक्कत है, अगर किसी स्टूडेंट की चेस्ट पूरी नहीं आ रही, ठीक है, जैसे 80 लिखी हुई है 80, ठीक है, 80 नहीं आ रही, तो आपको पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, पुशअप लगाइए। ठीक है, अगर पीछे 80 नहीं आ रही, पहले पुशअप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सपेंडेबल 85 तक आपको जाना है, तो उसके लिए पहले ही आप एक्सरसाइज शुरू करके और आपको चेस्ट एक्सपेंड करने की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी चेस्ट का हो जाएगा। एक तो चेस्ट में मेरी दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को रनिंग वगैरह है नहीं, हाइट जो है वो तो है ही अब। ठीक है, हाइट तो ऐसे है नहीं कि आप थोड़ा बढ़ा देंगे 2 महीने में, हाइट तो नहीं बढ़ेगी, आप चेस्ट कर सकते हैं, नौकरी वगैरह है उसका ट्रीटमेंट यानी कि आप एक्सरसाइज वगैरह करिए। ठीक है, वेरिकोज वेन इनका सबका पहले ही आप तैयार रहिए, नहीं कि मैं
एग्ज़ाम देने के बाद देखता हूँ, फिर क्या पता आपको इतना टाइम ना मिले। ठीक है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा तो उसकी OMR शीट भी आपको दिखाई जाएगी जल्दी ऑनलाइन साइट पे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम फेयर एग्ज़ाम होता है इसका। ठीक है, और एग्ज़ाम्स की तरह नहीं, एकदम फेयर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए। एक फार्मासिस्ट के लिए एक और बात बता दूँ, जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे जो टेक्नीशियन उनके लिए, फार्मासिस्ट में क्या होता है कि आफ्टर 2 ईयर्स अभी लेवल 5 है, फिर आपका लेवल 6 हो जाता है। आफ्टर 2 ईयर लेवल 6 हो जाता है। बट आपकी पोस्ट ASI है। कुछ लोग पूछ रहे सर प्रमोशन कैसे होता है, उस टाइम पे आपकी पोस्ट ASI रहेगी। ऐसा ही आप जब बनेंगे जब आपके सीनियरिटी के हिसाब से, आपके जब आगे वाले सीनियर्स जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप भी बढ़ते जाएंगे। बट आपका 2 साल के बाद जब आप परमानेंट होते हैं, अभी टेम्परेरी लगेंगे, जब आप परमानेंट होंगे तो उस टाइम आपका लेवल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा होता है कि आपका लेवल 6 2 साल के बाद हो जाता है, यानी कि आपकी सैलरी किस हिसाब से मानी जाएगी फिर आपकी, ठीक है, 35,400 रुपये आपकी बेसिक पे हो जाएगी आपकी 2 ईयर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए।